नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे किसी न किसी नए विषय पर सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्हें रामचरितमानस कंठस्थ याद है। साथ ही वे ग्वालियर में हिंदी के पचौरी सर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम उनसे विभाग से जुड़ी कई बातें करेंगे और उन पर सलाह मशवरा करेंगे। साथ ही रामचरितमानस के बारे में भी बहुत सी बातें उनसे हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम। नमस्कार उमाशंकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर मेरे पास आज आपसे पूछने के लिए और सलाह करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक तो आप मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त हैं। दूसरा, आप रामचरितमानस आपको कंठस्थ याद है। और तीसरी, लोग पीएचडी करते हैं लेकिन आपके ऊपर लोगों ने पीएचडी करी है। तो इस बारे में हम आपसे बहुत सी सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके विभाग से। तो जैसे अभी नया नया आपने पदभार ग्रहण किया है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के तौर पर, तो हमेशा हम देखते हैं, हम खुद पत्रकार हैं तो पता रहता है कि बहुत से मामलों की पेंडेंसी लगी रहती है इस विभाग में। तो जब इस तरीके का चुनौती भरा काम आपको मिला है तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की और किस तरीके से आप इसे करेंगे? काम तो सब राम जी के हैं, करने वाले भी राम जी हैं। भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, हम सब तो माध्यम हैं। उन्हीं में से एक भूमिका है राज्य सूचना आयुक्त की। पेंडेंसी अच्छा संकेत है। इस दृष्टि से अच्छा है कि लोगों में जागरूकता है। लोग सूचना चाहते हैं, उनको सूचना मिलती है। बीच में आयोग खाली था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पेंडेंसी बढ़ी है और अब बहुत तेजी से काम शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे वो पेंडेंसी भी कम हो रही है, सुनवाई भी ज़्यादा हो रही है। जैसे जनवरी में 22 वर्किंग डे में मैंने 2200 दिन सुनवाई की है। तो स्वाभाविक रूप से अंतर पड़ता है, लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जो सूचनाएं नहीं दे रहे ऐसे लोग सूचना अधिकारी दंडित भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे काम पटरी पर आ रहा है और निश्चित रूप से हम सफल होंगे कि उस काम को व्यवस्थित कर सकें। आरटीआई के तहत लोग जानकारी मांगते हैं और विभागों में भी कई अनियमितताएं होती है, उसके तहत लोग जानकारी मांगते हैं। तो लेकिन सही और सटीक जानकारी विभाग दे, तो इसके लिए भी क्या आपकी कोई प्रक्रिया रहती है या कोई ट्रेनिंग होती है? इसके लिए भी कुछ काम करते हैं? जीएडी के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। नया काम है, 2005 में बना है एक्ट। तो 2005 से लेके अभी 2025 तक 20 वर्ष पुराना ही काम है। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। लोक सूचना अधिकारियों को भी अपना काम समझ में आ रहा है। अभी भी और जागरूकता की और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, लोगों को समझ में आता जाएगा, ये सूचना का अधिकार मिलता रहेगा। तो आपके समझ से आप ये बताइए कि जो हमारा सूचना का अधिकार है, हमारे भारत में सभी नागरिकों को कितनी जागरूकता होगी इस एक्ट के तहत और इस अधिकार के तहत? बड़ा देश है और उस बड़े देश में अभी भी शिक्षा की थोड़ी कमी है, इसलिए अधिकांश लोगों को उसके बारे में अभी पता नहीं है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। कुछ लोग निजी रूप से भी अपनी जानकारी चाहते हैं और वो आरटीआई लगाते हैं। तो धीरे धीरे एक दूसरे से समझते, जानते, बूझते जागरूकता बढ़ रही है और क्रमशः लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल रही है। और अब हम जानना चाहेंगे, आपकी जो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो आप है ही, जैसे कि एक प्रतिभा आपके अंदर है रामचरितमानस जो आपको कंठस्थ याद है, और साथ ही आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसके तहत कई लोगों को आप मोटिवेट करते रहते हैं और ज्ञान बांटते रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, रामचरितमानस को जो आपने कंठस्थ याद किया, कैसे आपके अंदर ये प्रतिभा आई
और आप इस तरफ आगे बढ़ते गए। मेरे जन्म के पहले मेरे दो बड़े भाई, एक 12 वर्ष के, एक 9 वर्ष के, एक साथ उनका देहावसान हुआ। उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में था। दो बेटे जिस माँ ने अपने खोए हों, उसकी दुख की कैसी स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हो। पिताजी पूरे समय माँ को रामचरितमानस सुनाया करते थे, तो मैंने गर्भ में पूरा मानस सुना है। और उसके बाद बहुत छोटी उम्र में, जब मैं कक्षा 2 में पढ़ा करता था, उस समय घर में हम भाई बहन थे, सब मिल के रामायण पढ़ते थे। 4 घंटे नियमित रूप से मानस हमारे यहाँ पढ़ा जाता था, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक। माँ अपने काम करती रहती थी, हमको सबको मानस पढ़ने बैठा देती थी। कोई चौपाई गलत हो जाए तो अपना काम करते करते ठीक कर देती थी। ऐसे करते करते वो सब धीरे धीरे अभ्यास उसका होता चला गया, और दूसरी तीसरी कक्षा तक आते आते लगभग वो सारा समझ में आने लगा। जो मोटिवेशनल स्पीकर आप बने और लोगों को कोविड के समय आपने रामचरितमानस सुनाया, तो किस तरीके से इसकी शुरुआत की आपने? बहुत सहज भाव से सब कुछ होता चला गया। यूं कहें, मानस का तो एक दर्शन ही ये है। योजना हम जिंदगी भर ऐसा मानते रहते हैं कि हम बनाते हैं, और बहुत बाद में हमको समझ में आता है कि योजनाकार तो कोई और ही है। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और वो कब धीरे धीरे रामचरितमानस पर बात करते करते वो मानस मर्मज्ञ के रूप में देश में जाने लगे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो मानस का विद्यार्थी भी अच्छा नहीं मानता अपने को। मर्मज्ञ होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सहज भाव से वो सब काम होते चले गए। अगर आप ऐसे देखें, 3 शब्द हैं रामचरितमानस। आप उसको देखेंगे, ऊपर लिखें रामचरितमानस, तो अवतरण समझ में आएगा। राम चरित करने के लिए मानस बनकर, मनुष्य बनकर धरती पर आए। उद्देश्य, अब नीचे से ऊपर जाएं, जिससे मानस उस चरित्र को कॉपी करके रामत्व को प्रकट कर सके। यही रामचरितमानस की मूल भूमिका है। हमारे अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान रामचरितमानस हमको देता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि रामचरितमानस का जो व्याख्यान है आपने 600 कॉलेज एंड स्कूल्स में आपने किया है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नई पीढ़ी को अगर रामचरितमानस का व्याख्यान देते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, किस कांड के बारे में शुरुआत करते हैं, या किस अध्याय से शुरुआत करते हैं कि जो उनको समझ में आए? और जो एक दूसरे जैसे वरिष्ठ लोग हैं अपने घर में, वरिष्ठ जन हैं, उनके लिए आप किस तरीके से शुरुआत करते हैं? मानस प्रत्येक पीढ़ी के लिए समान रूप से उपयोगी है। युवा को चाहिए अपनी पढ़ाई ठीक हो, करियर में सहायता प्राप्त हो, तो फिर रामचरितमानस से अच्छा उसके लिए कोई और ग्रंथ नहीं है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रामचरितमानस के वे प्रसंग जिसमें व्यक्ति मनमुखी से गुरुमुखी बन सके। असफलता का कारण होता है व्यक्ति मनमुखी है, क्योंकि मन हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। तो मन स्वामी बहुत बुरा है और सेवक बहुत अच्छा है। मन को हम जहाँ लगा देते हैं तो वो उस काम को बहुत अच्छा करके देता है। हम मन के सेवक बन गए तो हमें नीचे की ओर ले जाता है। दोनों की समान समस्या होती है, युवा की भी और बुजुर्ग की भी। ज्यादातर लोग मनमुखी हैं, इसलिए असफल हैं। मानस में वो सारे प्रसंग हैं, सफल वे लोग हुए जिनके जीवन में कोई गुरु है। वो रामचंद्र जी के वो उदाहरण जिसमें उनकी सफलता में गुरुओं की भूमिका होती है। वे किस प्रकार वशिष्ठ जी के संपर्क में आए, कैसे विश्वामित्र जी के संपर्क में आए, और गुरुमुखी होने के कारण जीवन में उन्होंने वो सारे लक्ष्य प्राप्त किए। फिर उस युवा से बात करते समय माता पिता का जीवन में क्या महत्व होता है, तो रामचरितमानस में लिखा है, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जिनको व्यक्ति पाना चाहता है। हथेली पर रखे हुए हैं उसके लिए
जिसको अपने माता पिता प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। ये भाव उनके अंदर जब जाता है तब निश्चित रूप से वो शुरुआत करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वहे माथा। जब बच्चे सवेरे जग के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके काम शुरू करते हैं, उनका जीवन बदलता है। पर अगर बुजुर्ग पीढ़ी के बीच राम कथा आपको कहनी है तो फिर उनको जामवंत की भूमिका बतानी पड़ती है। आपके जीवन का उत्तरार्ध है, आप अपने जमाने में बहुत श्रेष्ठ रहे होंगे, लेकिन अभी आपकी भूमिका है नई पीढ़ी को मोटिवेट करने की। बुजुर्गों की भूमिका कैसी हो? वो सुहाए वचन बोले, अपने बच्चों को हमेशा प्रताड़ित न करते रहें, दूसरे लोगों से तुलना न करते रहें, उसके बच्चे तो ऐसे हैं। और युवा पीढ़ी की भूमिका ये है कि सुन हनुमंत हृदय अति भाई, बुजुर्गों की बात अच्छी हो और युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आने लगे। ये दो काम जिस दिन हो जाएंगे उस दिन जीवन में सुंदर कांड उतर जाता है और संपूर्ण समाज का कायाकल्प। तो सभी लोगों को रामचरितमानस जरूर सुननी चाहिए। जी। और आप जैसे अगर लोग रहें जो व्याख्यान बहुत अच्छे से करें तो शायद बहुत अच्छे से समझ में भी आए। तो सर बहुत अच्छी तरीके से आप व्याख्यान देते होंगे, मैंने सुना नहीं है, लेकिन हो सकता है मुझे भी मौका मिले सुनने का। तो सर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे और भी बहुत सी बातें करते हैं।
तो डॉक्टर पचौरी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब मैं रामचरितमानस पर तो बहुत सी बातें हैं पूछने के लिए, और इतना समय चाहिए कि शायद ये समय भी कम पड़ जाए हमारा आधे घंटे का। और रामचरितमानस जनरली हम देखते हैं कि जब अखंड रामायण घर में रखी जाती है तो 24 घंटे का वक्त लगता है एक रामचरितमानस को पूरा पढ़ने के लिए। और कई लोग जो होते हैं, कई लोग को हो सकता है समझ में आती हो, नहीं भी आती हो, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ी जाए और अच्छे से कोई उसको विश्लेषण करके बताए तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। तो अब जब इसके सर 7 कांड है रामचरितमानस के, तो इसमें से सातों कांड के बारे में तो मैं डिटेल में तो आपसे नहीं कहूँगी इस समय कहने के लिए, लेकिन छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो उसकी विशेषता है हर कांड की, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। और शुरुआत करिए बाल कांड से। बहुत सरल है। सातों कांड यानी 7 सोपान, जीवन के लिए 7 सीढ़ियां। लक्ष्य है जीवन का अपने अंदर के रामत्व को प्रकट करना। हम सबके अंदर राम मौजूद है। राम का अर्थ है जो रोम रोम में रमा हुआ है, या यूं कहें जो प्रत्येक स्थिति में आनंदित है, उस भाव का नाम है राम। सुख का मूल है राम, अंदर मौजूद है हर एक के, बस उसको बाहर प्रकट करना है। इसलिए शुरुआत होती है बालकांड से। ये राम तब प्रकट होगा जब हमारा जीवन एक बालक जैसा बने, इसलिए बालकांड शुरुआत में है। तो हम एक सीढ़ी चढ़ गए अपने अंदर के राम को प्रकट करने की दिशा में, इसलिए यहाँ राम का जन्म होता है। बालकांड में राम का विवाह होता है, गुरुजनों के संपर्क में राम आते हैं। ये हमारे जीवन के लिए दिशा निर्देश है। नगर वासियों को प्रसन्न करना, परंतु इतने के लिए राम नहीं बने। तो फिर अयोध्या कांड आता है, कैसे परिवार में किसी मंथरा के आने से विघटन हो सकता है स्वार्थ की वृत्ति के कारण। ये हमको सिखाता है अयोध्या कांड। इससे ही समझ में आता है कि घर में किस तरीके के लोगों के अंदर विचार होते हैं और कौन मंथरा की तरह आ सकता है और अपने घर में ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि जो परिवार में विघटन हो जाए। जी, हमारे परिवार केवल एक ही कारण से टूटते हैं, मैं का भाव आ जाए, मेरे का भाव आ जाए, मेरा पुत्र राजा बने। ये भाव मंथरा ने जैसे ही महारानी कैकेयी के मन में डाला, अयोध्या जहां किसी प्रकार का युद्ध नहीं है, इसलिए उसका नाम है अयोध्या। युद्ध होता है स्वार्थ के कारण, परंतु इस अयोध्या को युद्ध से बचाना, यहां भूमिका शुरू की राम ने। बिना कुछ कहे राज तिलक के स्थान पर वनवास को स्वीकार किया, माता पिता की आज्ञा पालन की। ये राम की भूमिका है। इसको आगे बढ़ाया भरत ने, पिता के द्वारा दिया गया राज्य भी स्वीकार न करके राम को लाने के लिए चित्रकूट की यात्रा की। ये जो हमारे जीवन के लिए सोपान है, पर जीवन में केवल इतना ही नहीं होता। तो अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य यानी वन, दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, ऋषि भी रहते हैं और राक्षस भी रहते हैं, इसलिए राम दोनों से मिलते हैं। ये अरण्य कांड है। और जब ऋषियों की रक्षा के लिए संकल्प करते हैं, निश्चर ही न करो मही भुज उठाए पन कीन, राम जब अंदर स्थित हैं तो जीवन में शांति है। शांति यानी सीता पीछे पीछे है। राम जब अयोध्या के भवन में हैं तो सीता भवन में है, राम जब वन में है तो सीता वन में है। पर जब राम निशाचर वध का संकल्प करते हैं, यानी बाहर की गतिविधि में शामिल होते हैं, तो फिर सीता छाया सीता के रूप में रह जाती है और छाया सीता का भी अपहरण हो जाता है। राम जैसे ही इस गतिविधि को शुरू करते हैं, मारीच के पीछे जाना, छाया सीता का भी रावण के द्वारा हरण।
किसने हरण किया ये बताने का काम अरण्य कांड में शबरी करती हैं। पंपा सरह जाओ रघुराई, तहां होई है सुग्रीव मिताई। ये अरण्य कांड है। हनुमान जी जिसने अपने मान को हन दिया है, वो एक छलांग में लंका पहुंचते हैं। विभीषण की मदद से वहां माता सीता के दर्शन करते हैं, इस लंका को जलाते हैं, लौट के राम को समाचार देते हैं और समुद्र पार जाने का रास्ता स्वयं समुद्र बताते हैं, पुल बांधने का उपाय। ये किष्किंधा कांड पूरा होता है। किष्किंधा के बाद सुंदर कांड में पूरा का पूरा ये सारा घटनाक्रम होता है। तो किष्किंधा और सुंदर दोनों मिलके हमको जीवन में सीता की खोज तक ले जाने का काम करते हैं। और तब जीवन में आता है लंका कांड। लंका पर आक्रमण करके ये काम रूपी मेघनाद, अहंकार रूपी कुंभकर्ण और मोह रूपी रावण, इनका वध करने के बाद सीता को वापस पाना और वापस पाने के बाद अयोध्या जाना, लंका में पैर तक नहीं रखना, ये दुनिया के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बाकी जितने विजेता हुए संसार में, पराजित राष्ट्रों को उन्होंने दमन किया, उनकी संपत्ति पर अधिकार किया, लेकिन राम ऐसे राजा हुए जिन्होंने लंका को जीतने के बाद उसमें पैर तक नहीं रखा। जी, तो सर देखिए, आपने एक इतने कम समय में हमें पूरी रामचरितमानस की जो भाव है वो पूरा आपने जो 24 घंटे में जो हम पढ़ सकते थे वो आपने 7 मिनट में बता दिया। तो सर ये आपकी बहुत ही अच्छी प्रतिभा है, आपके अंदर में ऐसी प्रतिभा है जो शायद ही किसी और में देखने को मिलेगी। और सर अब मैं जानना चाहूँगी आपकी एक और जो प्रतिभा है आपके अंदर, कि आप हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं और ग्वालियर में आपको पचौरी सर के नाम से जाना भी जाता है। तो हिंदी के बारे में आप बताइए कि जो हमारे देश में कहा भी गया है कि अब हिंदी में ही सारे कामकाज होने चाहिए और हिंदी को हमें बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आप हिंदी में व्याख्यान देते उस बारे में आप बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब ये बड़ी बात कही थी, निज भाषा उन्नत्य है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जब हमको अपनी भाषा का बोध होता है तो अलग प्रकार का आनंद होता है। खग में ख यानी आकाश और ग यानी गमन करना। आकाश में गमन करता है इसलिए उसको कहा जाता है खग। ये सीखने के लिए जब आते हैं, जब इस तरह से हिंदी हमको समझ में आती है, तो फिर उसके किसी भी विषय में, किसी भी तरह के प्रश्न में हमको कठिनाई नहीं होती, जब हमको उस ढंग से चीजों को समझाया जाता है। पानी देने वाला, जल के पर्यायवाची में आप द जोड़ दो तो वो नीरद हो जाएगा, ये बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जलद, वारिद, नीरद, अम्बुद, पयोद। जैसे ही आप निधि जोड़ देंगे तो फिर वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जल निधि, वारि निधि, अम्बु निधि, पयो निधि। तो जब बच्चों को ये समझ में आता है, हम तो याद कर करके पूरा जीवन निकल गया हमारा, इसका पर्यायवाची उसमें चला जाता है, उसका इसमें चला जाता है। अगर ठीक ढंग से उसको ये विषय समझा दिया जाता है तो हिंदी उसके लिए बहुत आनंद का विषय बन जाती है। और जैसे ही अपनी भाषा से वो जुड़ता है तो फिर संस्कृति के साथ जुड़ जाता है और उसका जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। सर तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनको संस्कृति से जोड़ें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं तो नई पीढ़ी संस्कृति से दूर होती जा रही है। जिन्हें समझाना और उन्हें एक साथ रखना, ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब मैंने एक और बात आपके बारे में सुनी है कि आपके ऊपर लोग पीएचडी तो करते हैं लेकिन आपके ऊपर पीएचडी की है। इस बारे में आप बताइए कि कैसे ये संभव हुआ कि आपके ऊपर पीएचडी करी और कौन सा विषय चुना गया, ये आप बताएं। कोविड में जब दुनिया घर में बंद थी, हमने उसको नाम दिया था घरवास। ये बहुत अच्छा अवसर मिला है, प्रकृति ने दिया है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है, जिंदगी भर गैरों से होती रही गुफ्तगू, मगर आज तक हमसे न हमारी मुलाकात हुई। हमसे हमारी मुलाकात का अवसर प्रकृति ने दिया था।
हमने उसको घरवास कहा। इस घरवास में हमने तय किया कि 1 घंटे रोज रामचरितमानस के बारे में बताएंगे। 9 दिन के लिए शुरू किया था, कोविड बढ़ता गया तो 207 दिन तक अखंड रूप से चला। तो 207 एपिसोड उसके यूट्यूब पर हैं और उस समय हमने उसको नाम दिया था जाने अपने जीवन की राम कथा। उस पर जीवाजी विश्वविद्यालय में लक्ष्मी शर्मा ने तो मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ जोड़ के कैसे मानव जीवन की राम कथा के सूत्र इस नाम से शोध कार्य किया डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में, और मई 2024 में उनको जीवाजी विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। तो वो अपने प्रकार का एकदम नया काम। बिल्कुल सर, एक बहुत ही नया, और मुझे लगता है कि हो सकता है पहला ही काम हो इस तरीके का। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने रामचरितमानस के बारे में जो इतनी मतलब अच्छी बातें बताई, और जो लोगों को जल्दी समझ में भी आएगी क्यों रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और अखंड रामायण अपने घर में आयोजित करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे ही घर के लोग राम को समझे, रामचरितमानस को समझे और अपने जीवन में उसे उतारे, तो शायद सभी का जीवन सफल और शांतिपूर्ण रहेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारे दर्शकों से यही कहेंगे कि वो भी रामचरितमानस ज़रूर पढ़े और राम को जाने और अपने जीवन में उसे उतारेंगे तो ज़रूर आपका जीवन भी सफल होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।